नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडुटेरिया बुक में दिया हुआ बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके पास ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? आंसर हो जाएगा डी, एक्स किरण के पास। एक्स किरण के जो तरंगदैर्घ्य का परिसर होता है वो 10 के पावर -10 मीटर से लेके कितना होता है, 10 के पावर -8 मीटर तक। अगर परावैंगिक किरणें की बात करते हैं तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 10 के पावर -8 मीटर से लेके 10 के पावर क्या होता है, -7 मीटर तक होता है। और अगर हम बात करते हैं दृश्य विकिरण के तो ये होता है 3.9 गुना 10 के पावर -7 मीटर से कितना होता है, 7.8 गुना 10 के पावर -7 मीटर तक। और अभ्रक्त विकिरण की बात करते हैं तो 7.8 गुना 10 के पावर -7 से लेके 10 के पावर -3 मीटर तक। तो यानी सब किसके पास उच्च ऊर्जा और छोटा तरंगदैर्घ्य है? आंसर हो जाएगा डी, एक्स किरण के पास। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने के कारण इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा का उच्च होना है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान जो होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। अगला है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव भी, एस्ट्रोजन का स्राव भी और डिंब का निर्माण भी। आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव और डिंब का निर्माण भी होता है। अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृकोशिका होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगुणित होता है। बीजाणु मातृकोशिका द्विगुणित होता है और बीजाणु जो होता है अगुणित होता है ब्रायोफाइटा में। आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसरण। दो से अधिक पदार्थों को स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण की क्रिया पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों की अनियमित गति के कारण होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीसोम। क्या है? पॉलीसोम। प्रोटीन राइबोसोम द्वारा mRNA अनुवाद की प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवाद के दौरान राइबोसोम एक ही mRNA से जुड़े समूहों में होते हैं। ऐसे समूह को 1963 में रिच द्वारा पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका के वे स्थान हैं जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला है जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति क्या होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। टी प्रोपोर्शनल टू √L होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी बढ़ जाएगा। यही कारण है कि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का वर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। नेक्स्ट है जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा क्या होती है? आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध जो है बनता है। सोडियम सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के ग्रहण एवं त्याग के कारण एक बंधन का निर्माण करते हैं। इसे आयनिक बंधन कहा जाता है। आयनिक यौगिक एक रासायनिक यौगिक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा एक साथ बंधे आयनों से बना होता है, जिसे आयनिक बंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, N2O को। लाफिंग गैस के रूप में भी इसे जाना जाता है। नाइट्रोजन के समांतर निम्न ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक NO होते हैं, NO2 होता है, N2O होता है और N2O5 होता है। NO2 को ब्राउन गैस भी कहा जाता है। NO2 को कौन सा गैस कहा जाता है? तो ये ब्राउन गैस भी कहा जाता है। यह प्रकाश रासायनिक धूम का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जिप्सम को। जिप्सम को अगर हम मिलाते हैं तो सीमेंट का जमना धीमा हो जाएगा। सीमेंट का प्रमुख घटक कौन कौन होता है? चूना CaO, सिलिका SiO2, जिप्सम CaSO4 × 2H2O और एल्यूमिना Al2O2।
ये 4 घटक प्रमुख होते हैं। और एक पाँचवा भी होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, 5 घटक। 11 Na से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Mg। 11 Na से अगर 1 बीटा को हम निकाल देते हैं, 1 बीटा को, तो ये बन जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 1 बीटा उत्सर्जन के बाद हो जाएगा 12 Mg22। आंसर जो हमारे पास हो जाता है वो हो जाता है ए। जब एक नाभिक से 1 बीटा का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर अल्फा कण का उत्सर्जन होता तो परमाणु क्रमांक संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 घट जाता है। गामा के उत्सर्जन में कोई प्रभाव नहीं होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये दही खट्टे दूध में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल की अगर हम बात करें तो मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। और अगर हम सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये खट्टे फलों में। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कैडमियम है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरोन के छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से जो नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉनों में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। और मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, क्योंकि जब तापमान 0 से 4 डिग्री तक बढ़ाया जाता है तो कुछ H बंध टूट जाते हैं और अणु करीब आ जाते हैं और घनत्व 4 डिग्री तक बढ़ जाता है क्योंकि आयतन घट जाता है। लेकिन 4 डिग्री से ऊपर के अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे आयतन में वृद्धि होती है और घनत्व जो है वो कम होता है। अशुभ गैस का रासायनिक नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। अश्रु गैस का फार्मूला है CCl3NO2। अश्रु गैस या आंसू गैस अमृतकर हथियार के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैसें है। जब ये गैसें आंखों के संपर्क में आती है तो कॉर्निया की स्नायु उत्तेजित हो जाती है, जिससे आंख से आंसू निकलने लगते हैं। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नेलाइट। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेटाइट और पिंच ब्लैक यूरेनियम का अयस्क है। क्रोमियम का अयस्क क्रोमाइट है। निकेल का अयस्क मिलेराइट है। कोबाल्ट का अगर अयस्क पूछा जाए तो स्लेटाइट है। और लेड का अयस्क जो होता है वो गैलेना है। अगला प्रश्न है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। आइए रिएक्शन देख लेते हैं। Fe+2HCl ये बन जाता है FeCl2+H2O। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग कहलाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेस्डियोकार्प। मशरूम सब डिवीज़न बेस्डियोमाइकोटिना के एगेरिकेसी परिवार के अंतर्गत आता है। मशरूम का दैहिक माइसेलियम, जिसे राइजोमोक्स के नाम से भी जाना जाता है, यह मिट्टी के नीचे मौजूद होता है और वनस्पतिक प्रजनन का कार्य करता है। मशरूम का ऊपरी हिस्सा इसके फैलने वाले शरीर बेस्डियोकार्प का निर्माण करता है और शीर्ष पर छतरी जैसा सिर के साथ मांसल डंठल से बना होता है। बेस्डियोकार्प मशरूम का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया। ये सब जो है वो जीवाणु जनित है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। अगर टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफाइडी से टाइफाइड होता है और इससे आंत प्रभावित होता है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। निमोनिया की बात करें तो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया कॉर्निने बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह ओ की सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन से एंटीजन पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है।
रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। मनुष्यों के रक्तों में भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणों में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहता है। एंटीजन दो प्रकार के होता है, ए और बी। ए रक्त समूह में ए एंटीजन पाया जाता है और बी रक्त समूह में बी एंटीजन पाया जाता है। वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है कहलाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो वो हो जाएगा ए टेम्परेट वायरस। वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है टेम्परेट वायरस कहलाता है। विषाणु वे होते हैं जो अपने मेजबान कोशिका को मारे बिना प्रजनन करते हैं। वे दो तरीकों से प्रजनन करते हैं, लिटिल चक्र और लाइसोजेनिक चक्र के माध्यम से। लाइसोजेनिक चक्र में फेज का डीएनए जीवाणु गुणसूत्र के साथ पुनः संयोजित होता है। स्तनधारी में समानता श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ सभी होता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है कौन सा, तो वो है यकृत। यकृत का वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। यकृत फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला है विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी अंकुरित अनाजों में। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित अनाजों में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होती है। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉकरोच और केकड़ा। कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, और कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य की बनी थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु से बनी थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। मोहनजोदड़ो के पास नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई जो है वो कितना था, 10.5 सेंटीमीटर था। इस मूर्ति की खुदाई ब्रिटिश पुरातत्व अर्नेस्ट मैके ने 1526 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। प्रारंभिक ऋग्वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा डी तांबा का। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। कुषाण शासन कनिष्क के संरक्षण में ये तीनों लोग थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। चतुर्थ बौद्ध संहति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। इनकी अगर कृतियां की बात करें तो ऋतु संहार, मेघदूत, कुमारसंभव, रघुवंशम। कालिदास सर्वोत्कृष्ट कृति उनका नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम। इसके अतिरिक्त उनके हैं मालविका अग्निमित्रम नाटक का भी रचना किए थे। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाम और तुगलक। गुलाम तथा तुगलक। गुलाम वंश किया था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। अगर खिलजी की कहा जाए तो 1290 से 1320 ईस्वी तक, और तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक राज किया था। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो सी सैन्य अधिकारियों की दी जाने वाली पेंशन। सैन्य अधिकारियों की दी जाने वाली पेंशन थी मदद ए मास। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर किस वर्ष बंद कर, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है वो किस वर्ष बंद किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1563 ईस्वी में। अकबर ने 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को भी समाप्त किया, और 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। अकबर ने 1571 ईस्वी में आगरा के स्थान पर फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रीतिलता बाडेडार। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान प्रीतिलता बाडेडार महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। चटगांव शस्त्रागार धाबे का मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था। इनमें से कौन सी क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, और इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी प्रफुल्ल चौकी। क्रांतिकारी प्रफुल्ल चौकी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी के। इस घटना का अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया और यह घटना काकोरी कांड के नाम से परिचित था। इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लोहड़ी को फांसी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फांसी से बचकर फरार हो गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवजीवन। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था और इसका प्रकाशन कब किया था? तो 1919 से 1931 ईस्वी तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुली कुतुब शाह। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। इसके अलावा उसने गजपति नरेश से कृष्ण और गोदावरी के कुछ भाग समर्पित करने के बाध्य किया था। इससे क्रोधित होकर विजयनगर के सम्राट ने सालुक तिस्मा को गोलकुंडा को जीतने के लिए भेजा था, जिससे कुतुबशाही सेनाओं को बुरी तरह पराजित कर गोलकुंडा द्वारा अधिकृत पूर्वोत्तर प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 ईस्वी को नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का पटना में शिलान्यास किया था। अगला है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि विभाग था। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। सही आंसर हो जाएगा डी लोकसभा और विधानसभा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधानमंडल। राष्ट्रीय कोष पर व्यापक विचार विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है, इसलिए विधानमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। बिना विधानमंडल की स्वीकृति के राष्ट्रीय कोष से धन नहीं निकाला जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश में उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। भारतीय संविधान के 36वें संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत संघ में एक राज्य यानी 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी एच.एम. फाइनर। प्रभावक समूह यानी इफेक्टिव ग्रुप अथवा दबाव समूह प्रेशर ग्रुप को विधानमंडल का तीसरा सदन एच.एम. फाइनर ने माना है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस देश से ली गई? तो वो ली गई है अमेरिका से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो भाषा है वो कहाँ से ली गई? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और कौन कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगर नाथुला की बात करें तो वो कहाँ है? नाथुला जो है वो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। और अगर जोजिला की बात करें तो ये लद्दाख में है। और जलेपला दर्रा की हम बात करें तो ये भी सिक्किम में है। निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? सही आंसर हो जाएगा बी वेनेजुएला। वेनेजुएला देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू से निकलकर बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया आदि भाग में प्रवाहित होती है। अमेजन नदी बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है। यहाँ पाए जाने वाले विषुवतीय
रेखीय वनों के सेलबास कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। नर्मदा की द्रोणी का 87% मध्य प्रदेश में, 1.5% महाराष्ट्र में तथा शेष गुजरात राज्य में। राजस्थान में इसकी द्रोणी का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। यह देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले में स्थित है। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण से। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण की एक तकनीक है जो क्षय तत्वों जैसे चट्टानों में रेडियो समस्थानी के क्षय होने की दर के आधार पर इनका काल निर्धारण करती है। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए खादर। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्यों को कवर करता है। निम्नलिखित में कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र को बचत को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवितरित लाभ। अवितरित लाभ निजी कॉरपोरेट क्षेत्र को बचत है। यह निजी या सरकारी स्वामित्व के फर्मों द्वारा अर्जित लाभ है जिसका वितरण उत्पादन के कारकों के बीच नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला। कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। कीमत सिद्धांत को कहा जाता है? कीमत सिद्धांत को कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी व्यष्टि अर्थव्यवस्था। मूल्य का सिद्धांत या कीमत सिद्धांत का आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा की कीमत किसी भी बिंदु पर उसकी आपूर्ति और मांग के बीच संबंध से निर्धारित होती है। यदि मांग आपूर्ति से अधिक हो तो कीमतें बढ़नी चाहिए और यदि आपूर्ति मांग से अधिक हो तो कीमतें गिरनी चाहिए। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 मार्च को। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा राष्ट्रमंडल महासचिव के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वे वर्ष 2008 में राष्ट्रमंडल महासचिव चुने गए थे। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थियों को सही युग्म क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लुनेर क्षेत्र गुजरात में, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, सुरमा घाटी असम। आंसर हो जाएगा डी। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में भिलंगाना एवं भागीरथी नदियों पर स्थित है। इस परियोजना से जल विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कार्य कर रही है? सही जवाब हो जाएगा सी यूएनईपी। यूएनईपी का मुख्य मत है वैश्विक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण नीति के विकास का संचालन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एवं सरकारों को ध्यान ज्वलंत मुद्दों की तरफ आकर्षित करना जिससे उन पर कार्य हो सके। इसकी गतिविधियां बहुत से मुद्दों को समेटती है जिसमें वायुमंडल, समुद्री तथा स्थलीय या पारितंत्र शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आंसर हो जाएगा बी 1%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल के अंदर है जो जल मंडल का निर्माण करता है, अतः अधिकतम ऊर्जा रूपांतरण जलीय पौधे द्वारा संपन्न होता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को खाली स्थान कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आहार जाल। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है। कौन से मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है? सही जवाब हो जाएगा ए जीरोफाइट।
जीरोफाइट पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं। ये पौधे अपनी सतह से रेजिन व मोम जैसे पदार्थ स्रावित करते हैं ताकि पानी का बाष्पीकरण कम हो, जिसमें से ये पादप मरुस्थलीय परिस्थिति में जीवित रह सके, जैसे कैक्टस, इफोर्बिया, नागफनी आदि। निम्नलिखित में कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियाँ का एक हिस्सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। सीवेज या मल जब में अशुद्धियों के रूप में मानव मल, पशु अपशिष्ट, तेल, यूरिया, कीटनाशक, खरपतवार नाशक तथा फलों तथा सब्जियों आदि के सड़े भाग या अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है? तो ये है गुजरात में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पणजी, गोवा में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में, ये सही है। हिम महोत्सव उत्तराखंड में, ये गलत है, ये हो जाएगा नई दिल्ली में। गंगा उत्सव की बात करें तो ये नई दिल्ली में, गंगा उत्सव नई दिल्ली में। और नुआखाई कृषि उत्सव उड़ीसा में, ये सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा बी, अमोल मजूमदार को। अमोल मजूमदार को। इनका पूरा नाम अमोल अनिल मजूमदार है। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? कलर्स ऑफ डिवोशन। सही जवाब हो जाएगा ए, अनीता भरत शाह। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19। कितने बच्चे को? 19 बच्चे को। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोच्चि में किया गया है। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोन मेसी अर्जेंटीना को मिला है, सही है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमाती बार्सिलोना के हैं, इन्हें मिला, ये भी सही है। लियोन मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ को। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजीव को किया गया है हिंदी भाषा के लिए। अगर मैथिली भाषा की बात कहा जाए, मैथिली भाषा के लिए तो बासुकीनाथ झा को, और उनका उपन्यास है बोध संकेतन। अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को, रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। और उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब शहर को राजदेव की अमराई के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है मैथ सेक्शन से, यदि m एक प्राकृतिक संख्या है तो m से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कौन कौन हुआ? m हुआ, m+1 हुआ, m+2 हुआ, m+3 हुआ और m+4 हुआ। तो औसत बराबर होता है कौन सा? तो मध्य संख्या है, यानी तीसरी संख्या, तो m+2 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा बी। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 20,000। समूह ए के कर्मचारियों का औसत वेतन 32,000, समूह बी के कर्मचारियों का औसत वेतन है 18,000। यानी ए और बी के कहा जाए, इसका 32,000, इसका 18,000, लेकिन औसत सबका क्या है? तो ये है 20,000। ये कितना हो गया? 12 हो गया। और ये कितना हो गया? तो ये हो गया 2। अब दोनों को अगर हम किया जाए, बराबर करते हैं, क्या कर रहा है कि यदि समूह बी में 72 कर्मचारी हैं तो समूह ए में कर्मचारियों की संख्या कितना है? तो 12 को अगर बी में कितना 6 से गुना करेंगे तो 12 का 72 आ जाएगा। इसमें भी 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। यानी आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए में कर्मचारियों की संख्या 12 होगा। अगला प्रश्न है, अर्धवार्षिक रूप से देय 10% वार्षिक दर के अनुरूपी प्रभावी वार्षिक दर कितनी होगी ब्याज दर? तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5%। और इसे 5 + 5 + 5 गुना 5/100 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 10.25%। क्योंकि लगातार अर्धवार्षिक रूप से देय है, 10% वार्षिक दर के अनुरूपी प्रभावी वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 10.25। अगला प्रश्न है, यदि किसी राशि पर 25 वर्षों के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है तो वार्षिक भुगतान किए गए एकल ब्याज की दर क्या हो जाएगा? यानी दर पूछ रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि मूलधन मान लेते हैं अपने मन से कितना?
40 मान लेते हैं। अब 25 वर्षों का निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 गुना 25, और हमें निकालने को कह रहा है गुना बटा 100 बराबर साधारण ब्याज कितने के बराबर आ रहा है, तो 40 का मूलधन का कह रहा है 5/8। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, 5 हो गया, यानी 2500, 25 गुना 100, 2500 बराबर हो गया 40 गुना 25 और गुना आर बराबर हो जाएगा 2500 बटा 40 गुना 25। एक शून्य से एक शून्य है, ये 10 बार में ये 5 हो गया, ये 2, यानी 5/2, 2.5%। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। 1 दर्जन जोड़ी जूतों को अंकित मूल्य है 7200 रुपया तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। 1440 रुपया में कितनी जोड़ी जूते खरीदी जा सकती? तो एक जोड़ी जूते का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 7200 बटा 12 गुना 80/100, क्योंकि 20% की छूट भी है, तो हो जाएगा 480 रुपया। तो अब 1440 रुपया में कितने जूते हो जाएंगे, तो 1440 बटा 480 कर देंगे, आ जाएगा 3 जोड़ी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक दुकानदार के पास 2220 kg चावल है। चावलों के एक भाग का वह 20% लाभ पर बेचा और शेष को 12% के लाभ पर बेचता है, उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है। 12% लाभ पर बेची गई मात्रा यानी केजी कितना है, यानी ये 20% पे, ये 12% में, लेकिन दोनों को जोड़ के कितना उसे 18% हुआ। ये हुआ 6 और ये हुआ 2, यानी 6 2 8, 8 यूनिट बराबर हमारे पास कितना हुआ 2220 kg। तो 2 यूनिट बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 12% वाला लाभ पे, तो ये हो जाएगा 555 kg। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपनी आय का 18% बचाता है यदि उसकी आय में 41% वृद्धि होती है और फिर वह अपनी उतनी ही धनराशि बचा पाता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? पहले जो है आय कितना था 100 था, उस पर व्यय करता था 82 रुपया और बचत कितना करता था 18 रुपया, यानी 18% करता है। अब आय में क्या है 41% की वृद्धि हो गई, कितना रुपया आय होने लगा 141, और अभी भी बचत कितना कर रहा है 18 रुपया के, तो हमारे पास जो व्यय होगा वो कितना आ गया 123 रुपया। तो व्यय प्रतिशत बराबर क्या होगा, व्यय प्रतिशत बराबर तो 123 माइनस 82 बटा 82 गुना 100, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 50%। आंसर क्या हो जाएगा 50%। तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 50 में, पहले 82 रुपया खर्चा होता था, अब 123 रुपया खर्चा हो रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा उसमें जो वृद्धि हुई है खर्चा में रिस्पेक्ट को उसका, तो कितना 50% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है 3 व्यक्ति PQR एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। यदि ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर है तो वह फिर से शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? तो ट्रैक पर एक चक्कर पूरा करने में P कितना टाइम लेता है, तो ये लेता है 36/3 बराबर 12 आवर। Q लेता है कितना 36/4 बराबर 9 आवर। R कितना लेता है 36/6 बराबर 6 आवर। प्रारंभिक बिंदु पर फिर से लौटने के लिए LCM निकालना होगा कितना का, तब 12, 9 और 6 का LCM निकालेंगे और ये कितना हो जाएगा 36 घंटे हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बस स्टैंड से हर 50 मिनट के बाद एक बस समान दिशा में चलना शुरू करती है। मोहित विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से आगे बढ़ रहा है। यदि मोहित प्रत्येक बस से 10 मिनट में मिलता है तो बस की चाल क्या होगी? अब समय जो है हमारे पास क्या है 50 मिनट बाद एक समान है, तो समय 50 है। अब और कह रहा है क्या कि मोहित विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर से बढ़ता है, मोहित प्रत्येक बस से 10 मिनट में मिलता है, तो बस प्लस मोहित कितना होता है 10 होता है। अगर समय इससे 1 करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, तो 5 हो जाएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस 4 यूनिट का। 4 यूनिट बराबर हमारे पास होगा 50 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो बस की चाल जो हो जाएगा वो 12.5 किलोमीटर पर आवर है। अगला प्रश्न है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, x है। x गुना 90 बराबर x माइनस
10 व्यक्ति कम कर दिया गया तो कितना दिन लगा, 10 दिन अधिक लगा, यानी जो हमारे पास हो जाएगा 100 दिन। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1000। तो x बराबर हो जाएगा 100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी से शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 8 दिनों में, और बी उसी काम को 18 दिनों में। 8 और 18 के अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, ये 72 होगा। ये 8 था और ये 18 था। क्षमता इसका 9 है और इसका क्षमता जो है वो 4 है। पहले बी काम करता है उसके बाद ए करता है। तो हमें 5 दिन अगर दोनों को कराते हैं तो 5 दूनी 10 दिन हुआ। तो क्षमता कितना हुआ, 9 और 4 13 क्षमता। तो 13 गुना 5 कितना हो गया, 13 बचे 65। 65 इकाई तो हो गया, उसके बाद 10 दिन भी हो गया। ये 10 दिन हुआ और ये 65, बचा कितना, 7 इकाई और काम बच रहा है। तो अगर ए करेगा कितने, फिर बी करेगा। ये बी तो हो गया, बी से शुरू हो रहा है, पहले बी ए कर रहा है उसके बाद फिर बी करेगा तो कितना, 4 यूनिट और करेगा क्योंकि इसकी क्षमता 4 और है। तो 65 है प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69, कितना 69। अब बचा कितना, 72 में 3। तो 3 जो बचा वो ए करेगा, तो 3/9 से। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 11.3/9, क्योंकि 10 दिन ये आया था, 1 दिन बी किया और अब बचा ये, तो 11.3/9 यानी हो जाएगा 11.1/3। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 40% दूध वाले घोल के 1 लीटर में 60 लीटर पानी मिलाया जाता है जिससे पानी की सांद्रता 70% हो जाती है। x का मान क्या होगा। दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2x अनुपात 3x है। तो 3x + 6 बटा 5x + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। x का मान जो हो जाएगा कितना, 36। तो मूल मिश्रण बराबर 36 गुना 5 बराबर 180 लीटर। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 3 साझेदार P, Q और R इस प्रकार लाभ साझा करते हैं कि P के हिस्से का 4 गुना, Q के हिस्से के 5 गुना और R के हिस्से के 8 गुना के बराबर है। P, Q और R के लाभ क्रमशः अनुपात क्या है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। P गुना 4 बराबर Q गुना 5 बराबर R गुना 8, यानी P अनुपात Q अनुपात R बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40, 32 और 20 हो जाएगा, यानी 10, 8 और 5 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9:5 के अनुपात में है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से कितनी है, तो 380 रुपये अधिक है। गेंद की कीमत क्या होगा, तो बल्ला और गेंद की अगर कीमत का अनुपात है तो 9:5 है। दोनों का डिफरेंस किया जाए तो 4 का डिफरेंस है और ये कितने के बराबर है, 380। एक का डिफरेंस 95 हो जाएगा। अब पूछ रहा है गेंद की कीमत, तो गेंद का जो है वो 5 गुना 95 कर दीजिए, 475 रुपया आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सी। दिए गए आकृति में कोण ए का मान क्या होगा, जो हमारे पास है ए का। तो त्रिभुज जो ए बी सी एंड त्रिभुज पी क्यू आर दोनों सर्वाग्रसम है। तो 2x बराबर होगा x + 20। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 20। a बराबर क्या है 2x, तो 2 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। sin 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 75 का जो मान होता है वो √3 + 1/2√2 होता है। और अगर हम sin 15 डिग्री की बात करते हैं तो sin 15 डिग्री का मान होगा कितना, √3 - 1/2√2 होगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, तो ये आएगा 2√2 ले लेते हैं एलसीएम। ये हो जाएगा √3 + 1 + √3 - 1, ये कट गया तो ये हो गया कितना, 2√3/2√2, 2 कट गया यानी √3/√2 या √3/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या होगा। अगर 6/5 के मान देखते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 1.2।
11/15 का मान हो जाता है 0.7, 4/7 का मान होता है 0.5, अब 5/13 का मान होता है 0.3। सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग क्या होगा? तो यहाँ पर है सबसे बड़े 6/5 और छोटे 5 कितना हो जाएगा 13। जब इसे जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा 65। आंसर हो जाएगा डी। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग और अंतर क्रमशः 512 तथा 496 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। L प्लस एच जो कह रहा है वो 512 है और L माइनस एच जो कह रहा है वो कितनी है 496 है। तो L बराबर हमारे पास निकल जाएगा 512 प्लस 496/2 करेंगे यानी 504। तो इसी तरह H बराबर निकल जाएगा कितनी? तो ये हो जाएगा 512 माइनस 496/2 बराबर 16/2 बराबर 8। अब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हम लोग फार्मूला जानते हैं तो हमें दूसरी संख्या निकल जाएगा x बराबर 504 गुना 8/72 कर दीजिए। आंसर हो जाएगा 56। यही हमारा आंसर आ जाएगा सी। 216 के विषम भाजकों का योग कितना होगा? तो 216 के गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3। और 216 के विषम गुणनखंडों के योग की अगर हम बात किया जाए 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर जो हो जाएगा वो 2 प्लस 3 के पावर 3, यानी हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा 27। ये 4 नहीं होगा ये 9 होगा। 9 प्लस 27 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 147 और 322 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो 49 का गुणनखंड अगर देखा जाए तो 7 गुना 7 होगा। 147 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 7 होगा। और 322 का गुणनखंड जो होगा वो 2 गुना 7 गुना 23 होगा। अतः जो हमारे पास 7 से विभाजित करने पर सभी स्थितियों में जो है वो शेष 0 बचता है। तो आंसर हो जाएगा ए। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर कितने समय में ये 7 गुना हो जाएगा? तो आइए एक ब्याज बराबर 4 वर्ष लगता है। 6 ब्याज 4 गुना 6 लगेगा। 7 ब्याज की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कार्य को एक पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ते हैं तो शेष कार्य अब 8 दिनों में पूरा किया जाता है। एक्स का मान क्या होगा? तो प्रश्न के अनुसार अगर x गुना 15 माइनस 3 बराबर x प्लस 10 गुना 8 हो जाएगा यानी 12x बराबर 8x प्लस 80, 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है संख्याएं 54, 49, 22 एंड 21 में से प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। 8x माइनस 25 एंड 7x माइनस 26 का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ है कितना 54, 49, 22 और 21। इन दोनों को अगर डिफरेंस किया जाए तो ये 5 है। इन दोनों को डिफरेंस किया जाए तो 1 है। और जब इसे तिरछे तिरछे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 54 और ये हो जाएगा 110। इन दोनों के डिफरेंस कितना है तो 56 है। x बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 56 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है। 56/4 यानी 14। तो 8x माइनस 25/7x माइनस 26 मान रख दीजिएगा। हमारे पास आ जाएगा 87/72 बराबर 29/24। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि log 8 के पावर x बराबर 2/3 है तो x का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8 के पावर 2/3 बराबर जो है वो x हो गया। x का जो मान हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा वो 4 आएगा। कितना आएगा 4। आंसर हो जाएगा ए। दिए गए पाई चार्ट के अध्ययन करें जिसमें से 2016 में कंपनी के 5 उत्पादकों की बिक्री वितरण को दर्शाया गया और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। 2016 में यदि कुल 14,606 यूनिटें बेची गई तो उत्पाद डी की कितनी यूनिटें बेची गई? तो इसका देखते हैं। 360 डिग्री बराबर कितना हो गया 14,616। 1 डिग्री बराबर 40.6
तो 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 40.6 गुना 10 बराबर 460। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का, उस विकल्प का चयन करें जो शब्दों को बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध शब्दों में दिए गए योग से है। एनीमोमीटर पवन, और आंसर कौन सा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सिस्मोग्राफ भूकंप। हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, उसी तरह भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला है 4, 7 और 359 किस प्रकार संबंध है ये देखना है। तो ये 4 के स्क्वायर प्लस 7 के क्यूब बराबर है 16 प्लस 343 कितना हो जाएगा 359, यानी पहला और दूसरा के स्क्वायर इसका क्यूब किया गया है। देखिए ऑप्शन में कौन सही हो रहा है, तो 6 के अगर स्क्वायर 8 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 छक 36, 8 के क्यूब 512 हो जाएगा 548। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। दिए गए विकल्पों में से 3 समान है, एक असंगत है। 122 की अगर हम बात करें तो ये क्या है 122 है 11 के स्क्वायर प्लस 1 122 हो जाएगा। अगर हम 170 के बाद 13 के स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा। अगर इससे करें 226 को तो हो जाएगा 15 के स्क्वायर प्लस 1, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1 226। 256 जो है वो एक पूर्ण वर्ग है, किसका है 16 का है। अगर 257 रहता तब सीरीज सेम रहता, लेकिन 256 है तो आंसर हो जाएगा सी। यदि y बराबर 50 c बराबर 50 तो बुक का मान क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंकों के योग को दोगुना करने पर ये लिखा गया है। तो अंक बुक का होगा 20 से 2, ओ का 15, फिर ओ का 15 और के 11, टोटल कितना हो गया 43। उसे 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा 86, क्योंकि y का मान 25 होता है, उसे 2 करके 50 लिखा गया है। उसी तरह इसका भी लिखा गया, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 86। यदि प्रत्येक अक्षर को सम संख्या का मान लिया जाए, जैसे a बराबर 2 b बराबर 4, तो आगे भी इसी प्रकार ये अर्थ को कूट किया जाएगा। तो ई का मान कितना हो जाएगा, तो ई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10, ए का कितना था 2, आर का 36 होगा, टी का 40 होगा, एच की बात करते हैं तो 16 होगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा सी। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, आइए देखते हैं। 91 से 94 गया प्लस 3 है, 94 से 101 गया ये कितना है प्लस 7 है, और 7 से प्लस 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा 112, यानी प्लस 11 है। 11 प्लस 4 करते तो हमारा अगला आता है यहाँ पर, लेकिन पूछ रहा है यहीं पे। तो इस नीचे वाला रीजनिंग का सीरीज देखते हैं। 100 से 97 माइनस 3, 97 से 90 माइनस 7, और 90 से माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 79। कितना 79। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। H से प्लस 1 करते हैं तो I होता है, और Q से प्लस 1 करते हैं R होगा, और M से माइनस 1 करेंगे तो L होगा, R से माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे तो Q होगा। यानी एक बार प्लस 1, अगले बार में भी प्लस 1, और 2 बार माइनस 1 होगा। चलिए इसी तरह अगर हम देखते हैं कि K प्लस 1 L होगा, T प्लस 1 क्या होगा U होगा, J माइनस 1 बराबर क्या होगा I होगा, और O माइनस 1 बराबर N होगा। आंसर जो निकल कर हमारे पास आएगा वो हो जाएगा A। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को फुल करना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आइए देखते हैं किस तरह का सीरीज है। 7 प्लस 3 कर देते हैं, 7 और प्लस जो हमारे पास 7 गुना 3 करते हैं तो कितना होगा 21 होगा। अब माइनस कर देते हैं 7 प्लस 3 यानी 10 को, यानी 21 माइनस 10 हमारे पास 11 ये आ रहा है। उसी तरह 4 गुना 9 करते हैं, 9 4 36 हो जाएगा, उसमें से 9 4 13 घटा देंगे 23 आ जा रहा है। 11 गुना 7 कितना होगा 11 से 77, उसमें से 18 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 59 ए। प्रश्नवाचक स्थान पे कौन सा अंक आएगा ये देखिए। तो इसमें से देखते हैं कि 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसमें से 16 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 116। सेम दूसरा में करेंगे, 8 4 12 होता है,
12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें 16 जोड़ेंगे तो 160 आता है। तीसरा में देखेंगे 13 + 2 क्या होता है 15, उसका स्क्वायर करेंगे तो 225, इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 241। सही आंसर होगा डी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, कुछ जो है वो पशु, कुछ जो ये पशु है वो क्या है हाथी है, क्या है हाथी है। कुछ हाथी जो है वो बाघ है, कुछ हाथी जो है वो बाघ है। अब आइए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पशु बाघ है, कुछ पशु बाघ है, बिल्कुल नहीं, कोई भी बाघ पशु नहीं है, कोई भी जो बाघ है वो पशु नहीं है, गलत है। अगर इन दोनों में से देखेगा तो एक हो सकता है, तो आरेख से यह स्पष्ट है कि या तो निष्कर्ष एक होगा या दो अनुसरण कर सकता है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एम की पत्नी, एम की जो है पत्नी एन की बहू है, किसकी है एम की जो पत्नी हुई वो एन की बहू है, यानी एन का जो बेटा होगा वो एम होगा। पी ओ का पति है, पी जो है ओ का पति है, जो एम की बहन है, एम की बहन कौन है ओ है, पी पति है, तो पी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगा पी एन का दामाद होगा। आंसर होगा डी। एल एम एन ओ पी क्यू एक गोल मेज के तरफ चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पी क्यू के सामने है, पी जो है वो क्या है क्यू के सामने है। क्यू एल के बाएं को है, जो क्यू जो है एल के बाएं को है। ओ जो है एन का पड़ोसी नहीं है, ओ जो है वो एन का पड़ोसी नहीं है। एन एल के सामने है, एल के सामने जो है वो एन है। एम के दाएं कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम, एम के दाएं और जो है वो हो जाएगा क्यू, ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन है सभी जो बैट है वो स्टिक है। ये अगर हमारे पास बैट है तो सभी बैट जो है वो क्या है, तो वो है स्टिक है, स्टिक है, सभी बैट जो है वो स्टिक है। उसके बाद कह रहा है कि सभी स्टिक जो है वो लकड़ी है, सभी स्टिक जो है वो क्या है, तो वो है लकड़ी है। निष्कर्ष में देखते हैं, कुछ लकड़ी बैट नहीं है, गलत है, सभी बैट लकड़ी है, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। समीकरण को सही बनाने के किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। दिए गए शब्दों का अर्थ और तर्क के आधार पर व्यवस्थित करें। तो इसे सबसे पहले क्या होगा, पत्र होगा, क्या होगा पत्र होगा। उसके बाद हो जाएगा टेलीफोन, उसके बाद हो जाएगा स्मार्टफोन और उसके बाद हो जाएगा उपग्रह। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। शब्दों को उस क्रम को व्यवस्थित करें जिसमें ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक पिता 20 साल पहले अपने बेटे से 12 गुना बड़ा था, अब वह अपने बेटे से दुगना उम्र का है। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्या है। तब पुत्र की वर्तमान आयु मान लीजिए, पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि 20 साल पहले यानी x - 20 साल पहले जो पिता का उम्र था वो पुत्र से कितना था, 12 गुना ज़्यादा था। कितना, 12 गुना ज़्यादा था। कब, जब भी था, यानी x माइनस जो कितना है वर्तमान में उम्र कितना है 2x है, 2x माइनस जो होगा वो 20 पहले। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 12x - 240 बराबर 2x - 20। 2x इसलिए लिए कि अभी कम माने थे वर्तमान उम्र x और पिता का उम्र कितना है, अपने बेटे से दुगना उम्र का है, तो 2x - 20। जब सोल्व करेंगे तो 12x - 2x बराबर 240 - 20, ये 10x हो गया, ये 220 हो गया, x बराबर कितना आ गया 22 आ गया। बेटे का उम्र आ गया वर्तमान आयु, अब पिता का उम्र कितना हो जाएगा, तो सीधे 2x के बराबर है, तो 2 गुना 22 बराबर 44। आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्दों के चारों समूह में 3 किसी प्रकार एक समान है, शब्दों के विषम समूह को चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा सी, फैक्ट्री, गैरेज, कैसीनो, ये तीनों अलग अलग है। यदि 27A11A8 बराबर 8 और 48A37A2 बराबर 9 है, तब 56A5A3 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि किसमें प्लस माइनस क्या किया गया है वो देखना।
तो 27 माइनस 11 प्लस 8 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 19 बराबर 8। ये हमारे पास 8 आ रहा है। दूसरे में देखते हैं कि 48 माइनस 37 और क्या है 37 अब प्लस 2 सॉरी 37 प्लस 2 यानी 48 माइनस 39 करेंगे तो 9 आ रहा है। तीसरा में भी उसी तरह करेंगे तो 56 माइनस 5 अब प्लस 3 8 यानी 56 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 48। आंसर हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं ये किस तरह संबंधित है। यहाँ पर क्या किया गया है कि संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसे में व्यवस्थित किया गया, इसको इसमें अगर इसे व्यवस्थित करेंगे 3 5 7 8 आएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में मैन इज मोर्टल को इस तरह लिख सकते हैं। तो कूट करने का प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा काफ़ी इजी होता है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों को अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरे। मोरे में इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ई दिए गए मूल शब्द में मौजूद नहीं है, इसमें ई है ही नहीं। 15 अगस्त 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले दिन बराबर क्या है, तारीख है 15। महीना में कितना होगा, विषम यहाँ पर विषम दिन की चर्चा हो रही है तो होगा 3। शताब्दी कोड 6 होगा, उसमें वर्ष 22 गो, उसमें लीप वर्ष 5 गो। अब भागा 7 दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51/7 बराबर 2। यानी शेष अगर हमारे पास बच रहा है 2 तो वो हो जाएगा कौन सा, सोमवार हो जाएगा। महीना का कोड 3, शताब्दी कोड 6, ईयर को 22 और लीप 22/4 करेंगे तो 5 गो लीप ईयर आएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा सोमवार। कैलेंडर का बेहतरीन वीडियो सनबिक मैथ पे लोड है, एक बार जाकर देख सकते हैं, काफ़ी इजी लगेगा आपको। 2 मिनट में सारे प्रश्न को हल करने लगेगा। नेक्स्ट है 3:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए क्या होगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है 30h - 11/2m यानी 30 × 3 - 11/2 × 10 बराबर 90 - 55 बराबर कितना हो जाएगा 35 डिग्री। आंसर हो जाएगा सी। यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सही जवाब हो जाएगा डी बृहस्पतिवार। 2 दिन बाद मंगलवार प्लस 2 बृहस्पतिवार। अगला है A#B का अर्थ है ए बी का पति है। क्या है? ए बी का पति है। A@B का अर्थ है ए बी की बहन। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी JS की माँ। नेक्स्ट प्रश्न है 5 सदस्यों वाले परिवार में P Q की बहन है। P जो है वो क्या है, Q की बहन है और R Q की माँ है। R जो है वो क्या है, Q की माँ है। S जो है R का पिता है, S जो है R का पिता है। T जो है S की माँ है, T जो है वो क्या है, S की माँ है। अब कह रहा है कि P और S से कैसे संबंध है, P और S से, तो ये होगा P S की पोती है। क्या है, S की पोती है, क्योंकि S का जो है वो बेटा है, R है, और R का जो है वह वो क्या है, तो ये है P जो है बेटी है R का, और Q जो है बेटा है। ये दोनों भाई बहन है। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा A पोती है। रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है और बाएं मुड़ती है। किधर ड्राइव करती है? 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है और बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ गई और बाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। कितने किलोमीटर ड्राइव करती है? तो ये 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब बाएं मुड़ के कितनी करती है? 10 किलोमीटर करती है, यानी ये 6 किलोमीटर हो जाएगा, 4 किलोमीटर इधर हो जाएगा। उसके घर और कार्यालय के बीच सबसे छोटी दूरी क्या होगा? तो सबसे छोटी दूरी ये है। अगर ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5। आंसर हो जाएगा बी 5 किलोमीटर। अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है वो किस तरह अगर अरेंज करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डोसाइल। सबसे पहले डोसाइल, उसके बाद डॉकेट होगा, इसी तरह होगा। आंसर होगा ए। विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का योग 105 वर्ष है। अगर अदिति विशाल से 25 साल छोटी है तो प्रीतम की वर्तमान उम्र क्या है?
जो अदिति से 7 साल बड़ी है। माना कि विशाल का उम्र x है, अदिति का उम्र कितना होगा, x माइनस 25 होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि विशाल प्लस अदिति यानी x प्लस x माइनस 25 बराबर कितना दिया हुआ, 105। x बराबर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अदिति की उम्र कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। प्रीतम की वर्तमान उम्र कितना होगा, 40 प्लस 7, क्योंकि अदिति से 7 साल बड़ी है, 47। आंसर होगा सी। सुई की सिलाई से ठीक वही संबंध है जो संबंध सूक्ष्मदर्शी का है खाली स्थान से है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवर्धन से। अगला प्रश्न है जिसके तीसरे पद से वही संबंध है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। 91 को देखते हैं तो 13 गुना 7 91 है, और 13 गुना 8 अगर करते हैं तो 104 है। उसी तरह 23 गुना 7 करेंगे तो 161 है, और 23 गुना 8 करेंगे तो 184 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्सट्रीम को इस तरह लिखा जाता है, तो इनिशियल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक अक्षर के कूट के रूप में विपरीत अक्षरों का प्रयोग किया गया है। ई का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, भी होता है, और एक्स का विपरीत होता है सी, टी का विपरीत जी होता है। उसी तरह इनिशियल का आई का विपरीत आर होता है, एन का विपरीत एम होता है, आई का विपरीत आर होता है, टी का विपरीत जी होता है, आई का विपरीत आर, ए का विपरीत जेड, और एल का विपरीत ओ। आंसर होगा डी। किस भाषा में बैंड को इतना और कट को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में ईस्ट को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग करते समय दिए गए शब्दों के अक्षरों की वर्णमाला की संख्या में एक की वैकल्पिक वृद्धि और कमी होती है। तो आइए, जैसे डब्लू का हमारे पास क्या है, होता है 23, उसमें से एक जोड़ देंगे तो ये 24 लिखा गया है। ए का होता है 1, उसमें से एक घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी एक बार एक जोड़ता है, एक घटाता है, एक बार जोड़ता है और एक घटाता है। तो उसी तरह अगर हम देखेंगे ईस्ट को, तो ई में से एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, था ई का तो 6 होगा। ए का 1 होता है, वो एक घट जाएगा तो 0 होगा। एस का 19 होता है, एक जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। टी का 20 होता है, एक घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा अंक प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये देखते हैं, 8 से 11 गया है तो कितने का डिफरेंस है, तो ये है 3 का। 11 से 15 4 का, ये 8 का, उसके बाद 17 का, उसके बाद 33 का। अगला किस चीज़ का डिफरेंट होगा, इससे पहले सी देखिए, ये 3 से 4 1, 4 से 8 4, 8 से 17 कितना हुआ 9, 17 से 37 कितना हो गया अंतर, तो ये 16 17 33 है, 37 नहीं, तो ये 16 का अंतर हो जाएगा। तो 1 4 9 16, अब होगा क्या 25, क्योंकि सब स्क्वायर में चल रहा है। तो अगर अंतर हो रहा है 25 तो 73, अब 25 कितना होगा 8 है 9, कितना हो जाएगा हमारे पास 25 का 33 में से 25 सॉरी गलत, ये 33 यहाँ 25 डिफरेंस है, तो 33 में 25 जुटेगा, 33 और 25 तो हो जाएगा 58, और इस 58 में कितना जुटेगा 73, तब हमारे पास जो आएगा 131। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक व्यक्ति अपनी छुट्टियों के आखिरी दिन 40 मील चलता है, इससे उसका दैनिक औसत 32 से 33 मील बढ़ जाता है। उसकी छुट्टियां कितने दिनों की थी। माना कि अंतिम दिनों से पहले दिनों की संख्या कितना थी, x थी, औसत कितना था 32 मील था, नया औसत क्या है 33 मील हो गया। अब छुट्टियों के कुल दिन x+1 है, यानी 32x प्लस 40 जोड़ेंगे तो हमारे पास 33 आया, किसका x+1 का दिन का। बस इसे सोल्व करेंगे, x बराबर 7 आ जाएगा, छुट्टियों के दिन कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन है शाम को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। धारणा है दिन में मच्छर नहीं काटते हैं, शाम को काटने वाले मच्छर स्वतः हानिकारक हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल धारणा दू निहित है। कथन है अकबर ने अपनी रानी से कहा बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अनुमान, अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, अकबर बीरबल को अलग राजा बनाना चाहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल अनुमान एक निहित है। प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगी, आइए देखते हैं। 24 से 48 गुना 2 किया गया है, फिर -3 किया गया है, अब गुना 4 किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180, फिर -5 किया जाएगा तो 175। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न मैट्रिक्स का है, स्टॉर्म का मैट्रिक्स लिखना है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी।
पासे की निम्न दो स्थितियों के आधार पर संख्या 5 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी, हमें ये देखना है। यहाँ 3 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज में चल जाइए। तो 3 6 4 3 1 5, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, 5 के विपरीत फलक कौन होगा तो 4। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। सही जवाब जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी 6 आएगा। ये किस तरह किया गया है, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12। अब 12 में से हमें क्या करना होगा 5 घटा देना होगा। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, जो किसके बराबर आएगा, ये 7 के बराबर आएगा। दूसरा हम देखते हैं 7 या 21, 21 में से 9 घटाते हैं तो 12 आ जा रहा है। 4 दूनी 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। आंसर है 6। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचान करें, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 145 की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका 1 2 5 125। वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को, आयात मेडिकल विशेषज्ञ को, तो निम्न में से सी जो है वो किसे दर्शाया जाता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सर्जरी विशेषज्ञों को। 4 विकल्पों में से चित्र का चयन करें जो चित्र मैट्रिक्स को पूरा करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 148 नंबर प्रश्न की बात कहा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 149 का कौन सा हो जाएगा, 149 का हो जाएगा ऑप्शन सी। और 150 का प्रश्न की बात करें तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। ये था एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 में दिया हुआ बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।